नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज़ क्लास 12th NCERT हिंदी के चैप्टर्स की। इससे पहले हम लोग शुरू कर चुके हैं सीरीज़ 9th to 12th NCERT इंग्लिश के चैप्टर्स की। आज बात कर रहे हैं हम हिंदी के चैप्टर की। पहला जो हमारा लेखक है जिनके हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे वो हैं आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी, फादर ऑफ अमिताभ बच्चन। जनरली हम लोग बच्चे को जानते हैं पिता के नाम से, पर इस केस में मैं पिता का नाम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो इस ज़माने में अभी ज़्यादा फेमस हैं। इनकी हम दो पोएम को डिस्कस करने वाले हैं दो वीडियोस में। ये पहली वीडियो आपके पास आई है अभी जिसका नाम है आत्म परिचय। इसके बाद एक और वीडियो बनेगी जिसमें होगा एक गीत डिस्कस। हो सकता है वो अभी अपलोड हो गई हो, आप चैनल पे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे आत्म परिचय, बहुत ही आसान भाषा में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए हमारे राइटर के बारे में। राइटर ऐसे वैसे तो है नहीं, हरिवंश राय बच्चन जी। 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में इन्होंने इंग्लिश में एमए किया। ठीक है, एमए किया है इंग्लिश में। इसके बाद ये 1942 से 1952 यानी 1942 से 92 तक वहीं पर प्राध्यापक भी रहे, प्रोफेसर भी रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंग्लिश में पीएचडी किया और बेसिकली इन्होंने एक रिसर्च की हुई है कीट्स पर। कीट्स आपको पता होंगे, जॉन कीट्स बहुत ही फेमस पोएट है, उन पर उन्होंने रिसर्च की हुई है। ठीक है, तो काफ़ी आप देखोगे इनकी पोएट्री में जॉन कीट्स की पोएट्री जैसा एक असर है। इमेजेस का यूज़, सेंसेस का यूज़ ये काफ़ी हद तक कर लेते हैं कीट्स की तरह ही। उसके बाद जब आकाशवाणी आई, मतलब रेडियो आया, तो उसमें इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम संभाले काफ़ी सारे। विदेश मंत्रालय में इन्होंने हिंदी के विशेषज्ञ रहने का भूमिका निभाई, हिंदी के विशेषज्ञ ये रहे। इतना ही नहीं, ये राज्यसभा के सांसद भी रहे। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में भी रहे इसका मतलब। 1976 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया, पद्म भूषण इन्हें मिला। इनकी एक रचना है जिसका नाम है दो चट्टानें। इस दो चट्टानें की वजह से इनको साहित्य अकादमी से भी नवाजा गया। ये साहित्य अकादमी अवार्ड है, ये भी इनको मिला। 2003 में इनकी डेथ हुई। अमिताभ जी इनके बेटे हैं, शायद अमिताभ जी के घर पे ही इनकी डेथ हुई हो 2003 में। अब अगर बात करें क्रिएशन की, तो देखो क्रिएशन में इनका काव्य संग्रह की हम बात करते हैं। काव्य संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स। एक बहुत फेमस इनका काव्य संग्रह है मधुशाला। मधु का मतलब है शराब, तो बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। आप कभी यूट्यूब पे सर्च करना मधुशाला, शायद आपको ये वीडियो दिख जाए। मधुशाला बाय कुमार विश्वास, कुमार विश्वास ने गाया है, बहुत शानदार है। उसमें बहुत अच्छी लाइन आती है कि राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। ऐसी लाइन आती है। मधुबाला, मधुकलश, तीनों बार ये शराब है। ये हालावाद के कवि हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको हालावाद का मतलब। निशान निमंत्रण भी एक इनकी क्रिएशन है। इसी निशान निमंत्रण से लिया गया है एक गीत जो इसी चैप्टर का अगला पार्ट है। एकांत संगीत, आकुल अंतर, ये मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने जोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सब इनके काव्य संग्रह है। फिर इन्होंने आत्मकथा लिखी खुद के बारे में बताने के लिए। तो लिखा क्या भूलें क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, दश द्वार के सोपान तक। ये सब इनकी आत्मकथा है। ठीक है, दश द्वार के सोपान तक। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, जो इन्होंने किसी और भाषा से ट्रांसलेट किया होगा, वो है हैमलेट, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर ने लिखा था इंग्लिश में, उसको इन्होंने कन्वर्ट किया। जनगीता भी इन्होंने कन्वर्ट की हुई है। एक डायरी लिखी है इन्होंने, प्रवासी की डायरी। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी चीज़ें इन्होंने लिख रखी है। अगर इनकी हम काव्यगत विशेषताओं की बात करें कि भाई इनकी पोइट्री में क्या खास है, तो देखो एक तो ये हालावाद के कवि हैं, मैंने बताया। शराब को बड़ा प्रमोट करते हैं भाई साहब। बड़ा मतलब ये नहीं कि शराब के ठेके हो उनके, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ठेके हो उनके, बट ये है कि भाई शराब को सही ठहरा लेते हैं ये। ठीक है, कुछ कवि नहीं होते वो मान जाते हैं कि चल ठीक है शराब बुरी नहीं है, ठीक चीज़ है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 महायुद्ध देखे। शायद यहाँ पे महायुद्ध का मतलब है वर्ल्ड वॉर्स, वो देखे तो उससे थोड़े से परेशान हुए, मन में बेचैनी आई।
और बेचैनी ने बच्चन को आवाज़ दे दी और ये पोएट बन गए। यानी वो जो बेचैनी थी युद्ध के बाद की, उस बेचैनी को इन्होंने एक्सप्रेस किया, उसकी अभिव्यक्ति की कविता के रूप में, और इनको एहसास हो गया कि यार मैं तो कवि बनने के लिए बना हूँ। अब ये जो पोएट्री लिखते हैं ना, समझना, छायावाद के जो कवि होते हैं, छायावाद के बाद के भी कवि, उनकी बात में थोड़ा सा रहस्य होता है। आपको मतलब निकालना पड़ता है समझ के पोयम का। यानी एक तिरछापन है, एक वक्रता है कि आपको घूम के मतलब निकालना पड़ेगा। इनकी पोयम में ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ही सिंपल सा इनका मतलब निकल आता है। इसको जीवंत भाषा बोला गया है। संवेदना जो है, फीलिंग जो है, बहुत आसानी से आपको समझ में आती है। प्लस इनके सारे पद जो हैं, अधिकतर पद वो गेय हैं, गाने लायक हैं। मधुशाला को आप गा सकते हो, जो कुमार विश्वास ने गाया है, ठीक है जी। या और भी जो पद इनके आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, मैं आपको खुद गा के दिखाऊंगा। तो गाने लायक इनके पद हैं, उसको बोलते हैं गेय पद होना। इन्होंने अपनी पोइट्री में व्यक्तिगत जो जीवन की घटनाएं हैं, यानी पर्सनल लाइफ के जो इवेंट्स हैं, उसको बहुत ही ईमानदारी से एक्सप्रेस किया हुआ है। विशेषता यही है इनकी बेसिकली, ठीक है। हिंदी की कविता में इनकी ये बहुत बड़ी विशेषता है कि इतने आसान तरीके से किसी ने अपने जीवन की अनुभूतियों को वर्णन किया हो, ये देखने लायक है। बहुत ही कम देखने को मिलता है। भाषा आम व्यक्ति के निकट है भाई, आम आदमी भी समझ पाएगा। वैसे तो ये कवि के रूप में बहुत फेमस है। आप सब ने इनकी क्रिएशन सुनी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। आम श्योर आप सब ने सुनी होगी, वो इन्हीं की है, ठीक है। कभी आपने शायद सुनी होगी एक बचपन वाला इतवार अब नहीं आता, ये भी इन्हीं की लाइन्स है, ठीक है। बहुत फेमस लाइन्स है। लेकिन इन्होंने कहानी, नाटक, डायरी भी लिखा हुआ है। हालांकि फेमस ये कवि के रूप में बहुत ज़्यादा हुए। आत्मकथा लिखी हुई है बहुत ही अच्छी इन्होंने। इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही अच्छी आत्मस्वीकृति दिखाती है, खुद को एक्सेप्ट करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस ये दिखाती है। और प्रांजल शैली है। प्रांजल शैली मतलब सीधा आदमी को समझ में आ जाए, ऐसी शैली में ये लिखते हैं। अब समझते हैं इनके लिखे हुए इस कविता को। आत्म परिचय शुरू करते हैं। पहला पद वर्ड टू वर्ड क्या कहते हैं? मैं जनजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? वो कह रहे हैं कि देखो भाई, दुनियादारी का जो भार है वो मुझ पे भी है, ठीक है। दुनियादारी मैंने भी देखी हुई है, फिर भी मेरे जीवन में प्यार है। इसका मतलब जब वो आसपास देखते हैं लोगों को कि भाई लोग दुनियादारी में उलझे हुए हैं, तो लोगों में प्यार की जो भावना है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई मिलती है। वो जो प्यार की फीलिंग होना चाहिए, लोगों के प्रति दया होना चाहिए, वो गायब हो जाता है। लोग सेल्फिश हो जाते हैं दुनियादारी में। तो ये क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई, दुनियादारी का भार मेरे ऊपर भी है, फिर भी मेरे दिल में प्यार है। क्यों है? कि भाई कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कि कभी किसी ने, आहा, वो मेरे दिल के दो तार, सांसों के मेरे दो तार किसी ने झंकृत कर दिए। यानी कोई आया और मेरी ज़िंदगी में प्रेम को जगा दिया, और वो तार सांसों के आज तक बज रहे हैं। यानी वो उस प्रेम को मैं आज तक लिए फिर रहा हूँ जो कभी किसी ने मेरे जीवन में जगा दिया था। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इसका मतलब मैं अपने आप में मस्त हूँ। मैं कौन सी सुराग, कौन सी शराब, कौन सा रस पी रहा हूँ? प्रेम का। यानी प्रेम में मैं मग्न हूँ, मैं मुग्ध हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जग का ध्यान नहीं करता। जग का ध्यान मतलब बाहर की चीज़ों के प्रति लालच रखना, कि बाहर की दौलत, सम्मान, एक्सेप्टेंस बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा क्या सम्मान मिलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने अंदर के प्यार को पीता हूँ और मैं खुश हूँ उससे। तो बेसिकली दुनियादारी में है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ते दुनिया के, मोह नहीं रखते। दुनिया को संभालो पर दुनिया को हावी मत होने दो। ये आप कह सकते हो लेसन हमको मिल जाता है। फिर वो कहते हैं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग किसको पूछता है? ये दुनियादारी के लोग, दुनियादार,
हमारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, ये पूछते हैं उनको जो उनको पूछ रहे हो। मतलब जो दुनिया को पूछेगा, दुनिया उसी को पूछेगी। तो आप सबने देखा होगा ना, जो व्यक्ति सबको बर्थडे विश करता है, सबकी शादी में जाता है, लोग उसकी शादी में आएंगे। और मान लो वो व्यक्ति जो दूसरों को बर्थडे विश नहीं करता, शादी में नहीं जाता, उसकी शादी में खुद भी कौन आएगा? उसको बर्थडे विश कौन करने आएगा? यानी जो दुनिया में इंडल्ज रहेगा, जो इन्वॉल्व रहेगा, जो चीज़ों के पीछे भागेगा, लोगों के पीछे भागेगा, लोग उसकी गाएंगे। और जो दुनिया को इग्नोर मारेगा, लोग उसको नहीं गाएंगे, लोग उसको नहीं सुनेंगे उतना। यानी पोएट के रूप में खुश होगा पर उतना ज़्यादा उसको भाव नहीं मिलेगा। अब अगर इसका संदर्भ लिखने का एग्जाम में आता है, अब क्या लिखोगे? बहुत सिंपल है कि ये जो पद है, पद मतलब ये जो कविता है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है। मतलब हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2, उसकी कविता आत्मपरिचय से ली गई है। इसके जो रचयिता हैं यानी इसके लेखक जो हैं वो हैं छायावाद उत्तर। इसका मतलब है छायावाद के बाद के काल के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, वो हैं। तो हमने रचयिता बता दिया। फिर हमने क्या बताया कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने व्यक्तित्व में निहित विशेषताओं को दर्शाया है। उनकी पर्सनैलिटी में जो क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं, उसको दर्शाया गया है। तो ये हो गया प्रसंग। प्रसंग मतलब होता है कि एक पद में क्या कहा गया है। संदर्भ ये मैं दिखा देता हूँ। देखो, संदर्भ का मतलब होता है सोर्स। सोर्स म्हणजे कि कहाँ से ये पद आया है। प्रसंग मतलब हो सकता है, आप कह सकते हो आइडिया। बेसिकली इस पद में, इस स्टैंजा में क्या आइडिया है, क्या करने की कोशिश आखिर कवि ने की है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। संदर्भ इज बेसिकली सोर्स, कहाँ से लिया गया है, एंड प्रसंग इज बेसिकली आइडिया कि आखिर क्या सेंट्रल आइडिया है इस पद में। अच्छा, ये आपको क्लियर है। अब बात आती है काव्यगत विशेषताएं कि भाई आखिर विशेष क्या था इसमें। अगर हम काव्य सौंदर्य देखें, पोयम में दृष्टि देखें कि भाई कैसे अलंकार हैं, कैसी भाषा है, क्या शैली है, क्या एक्सप्रेस किया गया है, क्या रस है, इसको हम बोलते हैं विशेष या काव्य सौंदर्य। तो अगर इस स्टेंजा की मैं बात करूं, सबसे पहला विशेष आता है कि कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है कि भाई लाइफ में जो प्रेम है उसको उन्होंने स्वीकार किया कि इनको कभी प्यार हुआ था। हो सकता है अपनी वाइफ की बात कर रहे हो, उन्होंने वाइफ के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है। कभी आप सर्च करना, एक पोयम है बाय हरिवंश राय बच्चन, रात आदि खींचकर मेरी हथेली। बहुत अच्छी पोयम है, बहुत अच्छी। इनकी वाइफ बीमार थी और वो उनका हाथ पकड़ के लिख देती है प्यार। तो इन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने, प्यार तुमने, प्यार तुमने, प्यार तुमने, प्यार तुमने, प्यार तुमने, प्यार तुमने। ऐसी बहुत शानदार इन्होंने लाइन लिखी है। तो जिंदगी में इनकी प्यार तो था भाई, जिंदगी में प्यार था। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। टिप्पणी करना मतलब होता है कमेंट करना। संसार का स्वार्थी स्वभाव, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि भाई वो कह रहे हैं कि फिर भी प्यार लेके घूमता हूँ, मतलब दुनियादारी मेरे पास भी है पर फिर भी मेरे अंदर प्यार है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में जो लोग हैं बाकी के, उन्होंने दुनियादारी के चक्कर में स्वार्थी बनना स्वीकार किया, स्वार्थी हुए हैं, प्यार भूल गए हैं। स्नेह सुरा और सांसों के तार, ये रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का मतलब होता है जहां पर रियल में नहीं है कुछ, सिंबल यूज किया गया है। ठीक है, सिंबल यूज किया गया है। जैसे हम कहते हैं ना ज्ञान की गंगा, तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान पानी की तरह बह रहा है, बट हम कहते हैं ज्ञान की गंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, इसके बारे में मेरी वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी, एक लेक्चर है बहुत ही शानदार सा, उसको आप ज़रूर देखना। अलंकार हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। फिर ये जो वर्ड्स हैं जग जीवन और स्नेह सुरा, इसमें आप देखो जग जीवन ज कॉमन है, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। स्नेह सुरा स अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। खड़ी बोली, खड़ी बोली का मतलब क्या है कि भाई जो भाषा है उसमें ना आजकल के बोलियाँ नहीं होगी, छोटी छोटी बोलियाँ नहीं होगी, जैसे ब्रज या अवधि नहीं होगी। इसमें आपको मिलेगी संस्कृत के शब्द मिलेंगे, उर्दू के शब्द मिलेंगे। खड़ी बोली है मतलब स्टैंडर्ड हिंदी। उसमें जो छोटी बोलियाँ जो है, छोटी मतलब जो कम आबादी के द्वारा बोली गई बोलियाँ हैं वो नहीं मिलेगी। जो ज़्यादा पुरानी सी आपको हिंदी मिलेगी है। ठीक है, खड़ी मतलब बेसिकली थोड़ी पुरानी जो भाषा है, जिसमें पुराने उर्दू के वर्ड्स, पुराने संस्कृत के वर्ड्स, तत्सम शब्द जो मिल जाएंगे आपको। तत्सम मतलब जो शुद्ध हिंदी वाली आपको फीलिंग मिलेगी ना,
जैसे यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो जग, जीवन, जिंदगी नहीं जीवन, ठीक है। इस तरीके से जो वर्ड्स हैं, झंकृत, बस झंकृत पढ़ेंगे इसको, स्नेह, और कहाँ है गान, ये जो शब्द है ना, ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो एकदम संस्कृत से लिए गए हो, तत्सम शब्दों। अब बात करते हैं स्टैंजा सेकंड की। सेकंड स्टैंजा में वो क्या कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि देखो मैं अपने दिल के उद्गार लिए फिरता हूँ, मतलब मैं अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उनको लेके घूमता हूँ, अपने निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और वो फीलिंग्स क्या है, उपहार की तरह है, मतलब इस दुनिया को बांटने के लिए प्यार मैं अपने दिल का लेके घूमता हूँ, यानी इस दुनिया को मैं गिफ्ट करता हूँ अपना लव जो मेरे दिल में है, जो प्रेम मेरे दिल में है। ये संसार मुझे अपूर्ण लगता है, मुझे पसंद नहीं है संसार, आसपास की दुनिया अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है, क्योंकि इनके दिल में प्यार है, इसीलिए ये खुद को पूर्ण मान के चल रहे हैं और बांटना चाह रहे हैं प्यार, पर संसार में प्यार की बहुत कमी है। आप देखो अपने आसपास तो लोग रिलेशनशिप्स में जाते हैं इसीलिए नहीं कि वो प्यार बांटना चाहते हैं, इसीलिए कि वो प्यार पाना चाहते हैं। माँ बाप, चलो माँ बाप की बात अलग है, वो प्यार करते हैं, बच्चे माँ बाप से प्यार देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। दोस्त आसपास प्यार लेना चाहते हैं, हर कोई एक दूसरे से प्यार लेना चाहता है, प्यार का भूखा सब है, प्यार देना कोई नहीं चाहता। ऐसे में ये संसार अपूर्ण है। तो कवि कह रहे हैं ये अपूर्ण संसार मुझे पसंद नहीं आता, इसीलिए मैं अपना खुद सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे दिल में एक आग जलती है, वो आग है प्रेम की। जनरली लोग प्रेम को ठंडक से दिखाते हैं, फूलों से दिखाते हैं, ये जनाब दिखाते हैं आग से। क्या कहते हैं कि मेरे दिल में आग है प्रेम की, जिसमें मैं हमेशा जलता हूँ, यानी प्रेम में मैं हमेशा मग्न रहता हूँ। और उस प्रेम में खो जाने का एक फ़ायदा है, उस प्रेम में खो जाने का फ़ायदा ये है कि सुख दुख का फिर असर नहीं होता, सुख और दुख में मैं मग्न रहता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या सुख क्या दुख, मेरी फीलिंग्स सेम है, मैं दोनों में मग्न रहता हूँ, क्योंकि मैं प्यार की आग में हमेशा जलता रहता हूँ। अब वो कहते हैं कि भाई जग भवसागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, यानी मेरा जो जीवन है वो नाव की तरह है, मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नाव बना दिया है, और ये जो भवसागर है, ये जो दुनिया है, इसको मैं पार करता हूँ। भव मौजों मतलब इस दुनिया की जो मौजें हैं, मौजें मतलब क्या, ऊपर नीचे होना, लाभ हानि, सुख दुख, जो भी परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों को मैं बहुत आराम से पार कर लेता हूँ अपनी ज़िंदगी की नाव में बैठ के। जिस आदमी को सुख और दुख से फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसके लिए सब कुछ आसान है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ना, सब आसान है, आराम से वो पार कर लेगा। और जिसको फ़र्क पड़ता है उससे पूछो कितनी वाट लगती है। अब अगर इसका संदर्भ लिखोगे तो एकदम सेम है, ठीक है, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है। प्रसंग अगर बात करें तो देखो यहाँ पर्टिकुलर अगर आप देखोगे तो कवि ने अपने हृदय के प्रेम आदि भावों को उजागर किया है, उनके दिल में जो प्रेम की भावना है बेसिकली उसको उजागर किया है कि मेरे दिल में जो फीलिंग्स है प्रेम जैसे, उसको मैं लिए फिरता हूँ। अगर काव्यगत विशेषताएं देखोगे कि क्या विशेष है, सबसे पहले तो प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है, मतलब प्रेम में एक जो मस्ती होती है, आप जब मस्त हो जाते हो, आप बेफिक्र हो जाते हो, कहते हैं बेफिक्री ज़रूरी है, ठीक है, तो वो जो बेफिक्री है ना उसको प्राथमिकता दी है, प्रमुखता दी है कि भाई वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। प्रेम और प्रेम से मिलने वाला पागलपन, वो मस्ती, बेफिक्री, वो बड़ी ज़रूरी है भाई, ये बच्चन साहब कह रहे हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है कि कैसे एक पर्सन की विचारधारा बन सकती है, कैसे एक बंदा सोच सकता है। तो ये वो नहीं कह रहे किसी किताबों में लिखी हुई बात, एक व्यक्ति क्या सोच सकता है, उसकी विचारधारा क्या हो सकती है, ये आपको देखने को मिलती है इस पोयम में। फिर जो वर्ड्स हैं जैसे स्वप्नों का संसार, ये क्या है, इमेजिनेशन है, सच में स्वप्नों का संसार नहीं है। स्वप्नों का संसार एक तरह का सिंबल है, इसका मतलब है सपने, ठीक है जी। यहाँ पे स अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, स मैच कर गया। भवसागर और भव मौजे ये रूपक है। यहाँ हमने इमेजिन किया एक दुनिया को सागर मान लिया,
दुनिया में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको हमने मान लिया, आप कह सकते हो लहरें। फिर कहा गया कि ये भाई भव सागर है, भव मौजें हैं, यानी ये रूपक अलंकार है जो रियल में नहीं है, बट हमने सिंबल बना के इस्तेमाल कर लिया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, मैं आपको बता ही चुका हूँ खड़ी बोली के बारे में। तत्सम शब्दावली ऑब्वियस सी बात है, जहाँ खड़ी बोली है एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहती है कि या तो वहाँ पे संस्कृत के ज़्यादा शब्द होंगे यानी तत्सम शब्द होंगे, या उर्दू बाहुल होगा, उर्दू के ज़्यादा शब्द होंगे। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, रस के ऊपर एक स्पेशल वीडियो में जल्दी बनाऊंगा, तो वहाँ आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इसको स्टार लगा के रखना, जल्दी हम रस के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, श्रृंगार रस, रौद्र रस, सब कुछ, तब ये क्लियर होगा। आप स्टार लगा के रखना अभी। अब बात करते हैं तीसरे पद की। तीसरा पद यानी थर्ड स्टैंजा। क्या कहते हैं कवि? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसाती रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसका क्या मतलब है? समझो, वो कहते हैं मैं अपनी जवानी का पागलपन लेके घूम रहा हूँ। जो जवानी में एक पागलपन होता है, मैं उसे लेकर घूम रहा हूँ। उस पागलपन में एक अवसाद, एक उदासी को लेके घूम रहा हूँ। जनरली कम होता है। जनरली आदमी जब पागलपन में होता है तो खुशी होती है, जुनून होता है। एक जुनून के अंदर खुशी, पागलपन के अंदर आप दुख कैसे लेके आ सकते हो? ये विरोधाभास है। पर कवि कहते हैं, वो कहते हैं एक ऐसी याद मेरे पास है किसी की, अपने प्रेम की, जो मुझे हंसाती है और रुलाती भी है। बाहर से मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ उन यादों की वजह से, अंदर रो रहा होता हूँ उन्हीं यादों की वजह से। फिर क्या कहते हैं वो, एक बात बहुत अच्छी, कि यार दुनिया में ना एक फैक्ट है जो दुनिया समझती नहीं है। कर यत्न मिटे सब पर सत्य किसी ने जाना। सब लोगों ने कोशिश की पर इस सच को लोग पहचान नहीं पाते। पहचानते हैं तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्या सच है? वो सच है इस लाइन में एक्सप्लेन, नादान वही है जहाँ पर दाना। ये लाइन जो है ये सूक्ति है, ये आपको एक सच बताती है। सच बताती है कि यार जो चीज़ें ऑपोजिट है ना वो आपस में जुड़ी हुई हैं। जहाँ पर नादान है, अज्ञानी है, वहीं कहीं ज्ञानी भी मिलेगा। जहाँ सूरज है वहाँ अंधेरा भी मिलेगा। एक लाइट जल रही है, हमको लगता है कि रोशनी है, तो कहीं ना कहीं उसके आसपास अंधेरा भी है। हमारे देखने का नज़रिया है। एक ग्लास अगर आधा खाली है तो वह आधा भरा भी है, और आधा भरा है तो आधा खाली भी है। यानी हर बार हमारे देखने का नज़रिया होता है। चीज़ें एक तरफा नहीं होती। चीज़ों को हम एकदम सही और एकदम गलत मान लेते हैं, पर हम इंसान अज्ञानी हैं जो ऐसा करते हैं। यानी हम 100% सुख के पीछे भागेंगे तो भी बेवकूफ़ हैं, और ये सोच लेंगे कि 100% दुख मेरी ज़िंदगी में है और कुछ है ही नहीं, तो भी हम बेवकूफ़ हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा ही होता है। अधिकतर लोग एक तरफा भागते हैं, कभी एकदम खुश, कभी एकदम दुखी। तो कवि क्या कहते हैं, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी न सीखे या इस पर भी सीखे। तो जगत सीख ही नहीं पाता इस पे, वो अभी भी अटका हुआ है, एक तरफा भागना चाहता है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। मैं तो भाई सीख रहा हूँ कि जो अब तक सीखा वो गलत भी हो सकता है। अपने ज्ञान को क्वेश्चन कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। अब अगर इसके संदर्भ की बात करें तो संदर्भ एकदम सेम है, एकदम सेम संदर्भ लिखोगे आप। प्रसंग अलग है। प्रसंग ये है कि भाई जग को मूर्ख बता दिया, दुनिया को मूर्ख बता दिया, और अनमोल ज्ञान व्यक्त कर दिया गया है। ठीक है जी, एक अनमोल ज्ञान दे दिया, कैसे? जगत को मूर्ख बताते हुए। ये बड़ी ही इनोवेशन है भाई साहब, बच्चन साहब की। विशेष क्या है? सबसे पहला, पहले की जो 4 पंक्ति है वो कवि ने जो अभिव्यक्ति की है, ठीक है, अभिव्यक्ति की है अपनी, और बाद में संसार की बात की है। देखो ये यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये अपने बारे में बोला है और बाद में ये संसार के बारे में बोला है। तो 4 लाइन अपने लिए, 4 लाइन संसार के लिए। ये विशेष में आप लिख सकते हो पॉइंट। उन्मादों में अवसाद, ये विरोधाभास है यार। पागलपन में कैसे दुख हो सकता है? लिए फिरता हूँ मैं, गेयता है, आप गा सकते हो। लोग आके दिखाया था मैंने आपको यहाँ पर, देखो, उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, ऐसे आप गा भी सकते हो उसको। तो गेयता है, ठीक है जी। कर यत्न मिटे सब, यहाँ पे ये प्रश्न अलंकार है, ये मिसप्रिंट है, प्रश्न अलंकार है, ठीक है जी।
नादान वही है जहां पर दाना। इसका क्या मतलब है सुक्ति का? सुक्ति का मतलब होता है जब हम एक लाइन को डिस्क्राइब कर सकें। तो यहाँ पे एक लाइन क्या बता रही है कि जिंदगी में कुछ भी ब्लैक और वाइट नहीं होता, चीज़ें ग्रे होती है, चीज़ें मिक्स होती है। हमारे देखने का नज़रिया होता है कि हम कैसे देखते हैं, क्या ढूंढते हैं। 100% सुख, 100% दुख, 100% ज्ञान, 100% अज्ञान कहीं नहीं होता। तो ये जो एक लाइन है इसने सच को एक्सप्रेस किया। इसके ऊपर आप पूरा एक पन्ना भी लिख सकते हो। इसीलिए इसको हम सुक्ति बोलेंगे, जहाँ पे कुछ शब्द मिलके एक बड़े ज्ञान को दिखाएं। खड़ी बोली का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, आगे भी एक एग्जाम्पल आएगा उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। चौथे पद की बात करें, चौथे पद में बड़ा स्पेशल है भाई। इसके ऊपर तो एक स्पेशल मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा कि भाई मैं और जग और कहाँ कहाँ नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ध्यान से समझना। वो कहते हैं मैं और का मतलब है मैं और मतलब मैं अलग हूँ, समझो। मैं और मतलब मैं हूँ अलग, और जग क्या है? अलग, मतलब मैं हूँ अलग दूसरों से। जग और मुझसे जो जग है वो अलग है, मतलब दुनिया अलग सोचती है, मैं एकदम अलग हूँ दुनिया से। और ये जो बीच वाला और है इसका क्या मतलब है? ये मैं और जग के बीच में आया है। क्या बोला गया है? मैं अलग हूँ, और जग है अलग। कहाँ कहाँ नाता, यानी मेरा और जग का क्या नाता है? तो पहला वाला और क्या बता रहा है कि मैं अलग हूँ, तीसरा वाला और बता रहा है जग अलग है, बीच वाला और क्या बता रहा है? इनका रिलेशन बता रहा है। मैं और जग, इसका कहाँ का नाता? कोई कॉम्बिनेशन है? मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, ये कोई जग है यार? पैसा, दौलत, शोहरत, लालच, डर नहीं चाहिए मुझे। ऐसे जग मैं रोज मिटाता हूं, मेरे लिए जग तुच्छ है। फिर वो क्या कहते हैं? जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा जोड़ते हैं, वैभव जोड़ते हैं। मेरा हर पल ऐसे पैसे को ठुकराता है। मतलब पैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैभव मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उससे ऊपर सोचता हूँ। अपने आप में इतना मग्न हूँ, इतना खुश हूँ, इतना संतुष्ट हूँ कि ये दौलत शोहरत, इसको तो मैं ठुकराता हूँ। हर कदम मेरा ऐसी दौलत को ठुकराता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बोला है इन्होंने। फिर कहा है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मेरा जो रोना, मेरा जो दुख है उसमें भी प्रेम है। मेरी जो शीतल वाणी है, मैं जब प्यार से बोलता हूँ ना, उसमें भी आग है। उसमें भी मैं आग को, अपने एग्रेसिवनेस को छुपा के बैठा होता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, बड़े बड़े भूप, बड़े बड़े राजाओं के महल जिस पर न्यौछावर हो जाए ना, वैसा खंडर के भाग में लिए फिरता हूँ। इसका मतलब मेरे खंडर, मेरे सपनों की टूटन मेरे लिए इतनी ज़रूरी है, इतनी बड़ी, इतनी महान, इतनी श्रेष्ठ है कि जो लोगों के सपने साकार हो चुके हैं, वो साकार सपने भी उसके सामने न्यौछावर हैं। लोगों की सक्सेस, लोगों के वैभव, कि लोगों की सफलता, वो सफलता उतनी मीठी नहीं है, या वो मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितना मेरे खुद के खंडर, मेरे खुद के टूटे हुए सपने, खुद की असफलता मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। संदर्भ सेम है। प्रसंग की बात करें अगर, प्रसंग क्या है? स्वयं को जग से भिन्न बताते हुए कवि ने त्याग, प्रेम, संतोष, इन भावों को प्रस्तुत किया है कि भाई उनके दिल में ये संतोष, त्याग, ये सब है। हो सकता है आग का मतलब त्याग भी हो। विशेष की बात करें तो कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। जीवन में उन्होंने क्या फील किया, क्या उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, ये दिखाए हैं। पूरे छंद जो है उसमें दार्शनिक सत्य है, फिलोसफिकल ट्रुथ, मतलब एक सच्चाई है। जो लोग दार्शनिक होते हैं, लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद कुछ कहते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद सच, उसको बोलते हैं दार्शनिक सत्य। ऑब्जर्वेशन के बाद जो ट्रुथ निकला है, तो ये वैसा ही एक ट्रुथ है। कहाँ का नाता, प्रश्न अलंकार है भाई। फिर कहा गया है रोदान में राग और शीतल वाणी में आग। ये विरोधाभास है भाई। कोई रो रहा है तो उसमें कैसे प्रेम होगा रोने में? शीतल वाणी है तो आग कैसे होगी? विरोधाभास है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश है, रेपिटेशन। और ये बहुत ध्यान से सुनना,
और जो है यमक अलंकार है। यमक अलंकार का मतलब होता है जब एक ही शब्द का प्रयोग एक से ज़्यादा बार हो और हर बार उसका मतलब अलग हो। बॉलीवुड में एक गाना है खामोशियाँ, सुना है आपने? खामोशियाँ, उसमें एक लाइन आती है ना, क्या उस गली से कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ। सॉरी मैं थोड़ा बुरा गा रहा हूँ लेकिन अगर इस लाइन में आप देखोगे तो क्या कहा गया है, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ। पहले वाले ज़माने का मतलब क्या है, लोग। दूसरे ज़माने का मतलब है एक एक पीरियड, अ टाइम, जहाँ से लोगों को गुजरे हुए वक्त हो गया। तो देखा, अलग अलग मीनिंग निकल आए ना। इसको बोलते हैं यमक अलंकार। ठीक है जी। तो यमक अलंकार यहाँ कैसे, जब बोला मैं और का मतलब क्या है, अलग, कि भाई मैं तो यार अलग हूँ, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा व्यक्तित्व बाकी सबसे अलग है। फिर तीसरा वाला जो और था, जग, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि दुनिया अलग है, दुनिया अलग तरीके से चलती है, मेरे से अलग सोचती है। बीच वाला जो और है उसका मतलब क्या है, वो योजक है, कनेक्टर है बेसिकली, उसका मतलब है एंड, कि भाई मैं और जग, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों अलग है। तो बीच वाला एंड जो है वो कनेक्टर है, बीच वाला और। कहाँ का, क जग जिस, ज ज, पृथ्वी पर, प प अनुप्रास अलंकार की छटा है। क्या सुंदर है। श्रृंगार रस है, रस के बारे में तो कभी बात करेंगे, खड़ी बोली में आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं पांचवें पद की, आखिरी पद इस कविता का। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे, जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं यार मैं रोया, मतलब मेरे अंदर की फीलिंग्स जब बढ़ गई, मेरा दुख जब बढ़ गया, उस दुख में मैंने लिखा। मैंने आपको बताया था ना, इन्होंने कब लिखा, जब दुनिया ने वॉर देखी, इनके मन में दुख भर गया आसपास नेगेटिव माहौल देख के। जैसा कोविड के टाइम पे हुआ था ना, जब हम सुनते थे यार इतने लोगों की डेथ हो गई, यार 4 दिन पहले तो हम मिल के आए थे इस बंदे से, इसकी डेथ हो गई, अभी इसकी उम्र ही क्या थी। तो मन में एक दुख आता है, दुख में कई बार पोयम भी आ जाती है। ठीक है, दुख में पोयम निकल आती है। तो इनके साथ भी यही हुआ था यार, मैं रोया। रोया मतलब क्या होता है, रोना मतलब दुख को एक्सप्रेस करना। मैंने अपने दुख को एक्सप्रेस किया। तुम कहते हो कि यार इसको गाना, ये तो गाना बना दिया तुमने यार, गा रहे हो आप तो, मैं तो दुख को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तुम कहते हो गा रहे हो। मैं फूट पड़ा, फूट पड़ा मतलब मैं अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाया, मेरे इमोशंस कविता बन के निकल आए। कहते हैं जब दर्द हद से गुजर जाए तो गज़ल बन जाता है या कविता बन जाता है। वैसा ही हुआ, जब पेन, दर्द, दुख बाहर आ गया, तुम कहते हो छंद बनाना, मतलब मैं तो भाई दुखों को अपने निकाल रहा हूँ कविता के रूप में। मेरा दुख फूट पड़ा, मैं फूट पड़ा, तो तुम कहते हो छंद बना रहे हो, पोएट्री लिख रहे हो। आह, क्यों मुझे कोई कवि कह के बुलाए, क्यों दुनिया मुझे कवि समझे। मैं तो एक दीवाना हूँ यार, एक पागल सा हूँ इस दुनिया में, दीवानों की तरह घूमता हूँ। मादकता निःशेष, एकदम प्योर पागलपन भाई साहब, वो कहते हैं ना पागलपंती भी ज़रूरी है, पूरा पागलपन में लेके घूमता हूँ। मैं चाहता हूँ इस पागलपन को दुनिया महसूस करे, दुनिया इंस्पायर हो, झूमे, नाचे, गाए। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, लोग इस मस्ती को पहचाने। देखो दुनिया इंस्पायर होती है ऐसे लोगों से। आप हरिवंश राय बच्चन जी की पोजीशन वही समझो जो आज बॉलीवुड के लोगों की है। तो बॉलीवुड का जब एक्टर कोई होता है ना, दुख में वो दिखाता है, वो एक के बाद एक सिगरेट पी रहा है, गाना गा रहा है, बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए, तो वो इंस्पायर करता है, लड़के उसको फॉलो करते हैं। इसी तरीके से जब एक कवि कहता है ना कि मैं पागलपन में रहता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मुझे सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता, तो इस बात को भी फॉलो किया जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि मेरी मस्ती से दुनिया सीखे, दुनिया फॉलो करे, वो दुनिया को एक नया रूप देना चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ दुख सुख से ऊपर लोग सोचेंगे, मस्ती में जिएंगे। मैंने कहा ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जो मस्ती को भूल गया समझो वो ज़बरदस्ती जिंदा है। प्रसंग की बात कर लें, बहुत ही सिंपल है। भावों को एक्सप्रेस किया है जो उनके हृदय में निहित है, जो मन में फीलिंग्स हैं, और विश्व को अपनी मस्ती से, मादकता से बदलना चाहा है, दुनिया को मस्ती सिखाने की एक कोशिश की है। इसके विशेष की बात करें तो मस्ती जो है, इनकी प्रकृति, इनके नेचर में जो मस्ती है उसको व्यक्त किया हुआ है।
व्यक्ति नहीं, व्यक्त, ठीक है, व्यक्त किया है, ठीक है जी। ये मस्ती जो है उनके गीतों में फूट पड़ती है, गीतों में उनकी मस्ती आपको दिखेगी। कवि कहकर और झूम झुके, झ ज अनुप्रास अलंकार है। क्यों कवि अपनाए, ये प्रश्न अलंकार है, ऑफ कोर्स सवाल पूछा गया है। खड़ी बोली है, मैं आपको बता चुका हूँ। मैं शैली का प्रयोग किया है, मैं बार बार फोकस किया गया है, मैं देखा आपने, ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये, मैं फूट पड़ा, मैं रोया, मैं दुनिया, मैं दीवाना, मैं मादकता, मैं मस्ती, ये मैं शैली हो गई। ये टिक हटा देता हूँ मैं, एक मिनट। श्रृंगार रस, रस के ऊपर वीडियो बहुत जल्द आएगी। लिए फिरता हूँ, गा सकते हो, मैं गा के दिखा चुका हूँ आपको। तत्सम शब्दावली है, मैंने कहा था खड़ी बोली है, तत्सम ज़्यादा होगी या उर्दू ज़्यादा होगी, एक चीज़ तो ज़्यादा होगी। अब अगर आपने यहाँ तक चैप्टर की वीडियो को देखी है तो आपके लिए आवश्यक सूचना, इस वीडियो में मैंने जो भी लिखा उसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ पढ़ना चाहते हो और मेरे स्टूडेंट्स की तरह इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हो आने वाले ईयर में, 94, 94, 88, 86, 91 और भी ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो बहुत ही मिनिमम फीस अभी चल रही है, ऑफर चल रहा है, तो आप 5000 की जगह 3500 में हिंदी इंग्लिश दोनों मुझसे पढ़ पाओगे। आप अपना डेमो बुक कर सकते हो, 7 डे का नंबर गिवन है। धन्यवाद।